हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। आपको पता है इंडियन पॉलिटी की आपकी पूरी बुक है। इसकी पूरी एक सीरीज आएगी, इसको हम पूरी इसकी समरी पढ़ेंगे। आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इंडियन पॉलिटी, इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो अगर आपने ये पूरी सीरीज़ देख ली मेरी, तो आपको पूरा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंडियन पॉलिटी पे, और लक्ष्मीकांत की पूरी समरी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? तो हमारे संविधान को, भारत के संविधान को मनाने के लिए, बनाने के लिए क्या करना पड़ा था? एक असेंबली का निर्माण हुआ था, उसको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये असेंबली ने क्या करा था? हमारा संविधान का निर्माण किया था, ऐसे आप समझ सकते हो। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक तरीके से जैसे आज जो है हमारी संसद में लोकसभा राज्यसभा होती है, तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा का प्रावधान नहीं था। तो जब ब्रिटिशर ने भारतीयों को बोला कि भाई आप अपना संविधान बनाएं, तो उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही किसकी? संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इन लोगों को, लेकिन इस असेंबली में, इस समिति में कौन कौन लोग होंगे, इसकी मेंबरशिप कैसे डिसाइड की जाएगी? क्या इसमें लोग चुनाव से जीत के आएंगे या आपके सीधे मनोनीत कर लिए जाएंगे? समझ रहे हो ना? तो इस चीज पे हम क्या करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आज हम लोकसभा देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अपने एमपीज को चुन के भेजते हैं। तो उस समय क्या रखा गया था प्रावधान की, इसमें किस तरीके से लोग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आएंगे, तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पूरा समझ में आएगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं क्या, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले डिमांड जो करी गई थी 1934 में की गई थी एम एन राव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एम एन राव के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस सीरीज से लगभग लगभग क्या होंगे, सारे एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। क्लियर? ऑफिशियली ऑफिशियली ब्रिटिशर ने कब ये माना कि ये संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा? ये माना उन्होंने अगस्त ऑफर में। और अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में आया था। तो हम कह सकते हैं कि 1940 के जो अगस्त ऑफर था, उसने जो है हमारा संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही बने, इस डिमांड को ऑफिशियली क्या करा? रिकॉग्नाइज कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस एक्ट के द्वारा या किस जो है डिक्लेरेशन के द्वारा जो है भारत ही, भारतीय लोग ही भारत का संविधान बनाएंगे। इसको ऑफिशियली ब्रिटिश सरकार ने कब माना? तो आपको लिखना पड़ेगा 1940 अगस्त ऑफर में। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, ये जो बनी थी नवंबर 1946 में बनी थी। और ये जो स्कीम, एक कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान का ही आउटकम क्या था आपका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। क्लियर? ये याद हो जाएगा। 3 पॉइंट है, 3 के 3 क्या है, हाईली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब हम देख लेते हैं भैया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे, कैसे कैसे यहां पे चुनाव हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी टोटल मेंबरशिप जो थी वो 389 रखी गई थी, और इस 389 में 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश इंडिया से ली गई थी, और बाकी 93 सीटें जो थी वो प्रिंसली स्टेट से ली गई थी। अब ये प्रिंसली स्टेट क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में पहले क्या होते थे, रजवाड़े होते थे, ठीक है। तो जो जितने भी रजवाड़े थे उनसे 93 सीटें जो है ली गई थी, और बाकी जो ब्रिटिश इंडिया से उससे 296 सीटें। ये भी काफी बार पूछा जाता है। अब ब्रिटिशर ने कैसे सीट को अलॉट किया था? उन्होंने सीट को अलॉट किया था डिफरेंट डिफरेंट क्या, ब्रिटिश की प्रोविंसेस में, और प्रिंसली स्टेट मतलब जो राजघराने थे उनमें जो है सीटों को बांटा। अब इस सीटों का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आज की तारीख में क्या होता है भैया, एमपी का जब चुनाव लड़ते हो तो क्या होता है, सबका अपना अपना कंस्टिट्यूएंसी होती है, सबका अपना क्या होता है, क्षेत्र होता है।
क्लियर। तो वो क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, उनको वोट देते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, जो ब्रिटिश भारत था उसकी कंस्टिट्यूएंसी बनाई, और जो प्रिंसली स्टेट थे, राजघराने थे, उनकी क्या बनाई, कंस्टिट्यूएंसी बनाई। और वहां पे क्या रखा गया, एक सीट का क्राइटेरिया रखा गया 1 मिलियन पॉपुलेशन में, मतलब 10 लाख की पॉपुलेशन में क्या होगी, एक सीट का प्रावधान किया गया। तो इसको बहुत बार पूछा जाता है कि उन्होंने भैया किस तरीके से प्रावधान करा, 10 लाख पे एक सीट। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पे जो है इलेक्शन में वोट कैसे डालेंगे उसका भी एक प्रावधान रखा गया। 3 तरह की कम्युनिटी बनाई, एक बनाई गई मुस्लिम, एक बनाई सिख, और मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी कम्युनिटी, उनको किस में रखा गया, जनरल कम्युनिटी में रखा गया। क्लियर। और इसमें एक चीज और याद रखना कि जो मुस्लिम जो इलेक्शन में लड़ेगा उसको केवल मुस्लिम ही वोट देंगे, सिख को केवल सिख ही वोट देंगे। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जिस कम्युनिटी का है उस कम्युनिटी के लोग ही उसको वोट देंगे। नीचे वाली लाइन में देखो लिखा है, क्या लिखा है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। ये याद रखना, ये बहुत बार उत्तर प्रदेश और यूपीएससी दोनों ने पूछा है। सबसे पहले पूछते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी रखी गई थी। एक थी भैया आपकी मुस्लिम, एक थी सिख, और मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सारे क्या थे, जनरल में उन्होंने डाल दिए थे। इन्हीं कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे, इन्हीं को क्या करेंगे, वोट देंगे। तो इस तरीके के वोटिंग बिहेवियर को क्या बोलते हैं, कम्युनल वोटिंग। क्या बोलते हैं, कम्युनल वोटिंग बोलते हैं। तो ये एकदम सही बात है। क्लियर है यहां तक। इसके आगे देखते हैं। जो प्रिंसली स्टेट थे, ये तो हो गया भैया ब्रिटिश इंडिया में, कि ब्रिटिश इंडिया को क्या करा, 3 कैटेगरी में बांट दिया, मुस्लिम, सिख और क्या, जनरल। इन्हीं के लोग इनको वोट देंगे। और जो राजघराने थे, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि राजघराने क्या करेंगे, वो अपने राज्य की तरफ से किसको चुन के भेजना चाहेंगे वो खुद ही क्या कर देंगे, मनोनीत कर लेंगे। तो मतलब वहां पे इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी। क्लियर। तो राजघराने को क्या बोला, प्रिंसली स्टेट को, द रिप्रेजेंटेटिव वर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट। वहां का राजा जिसको नॉमिनेट करेगा उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज दिया जाएगा। क्लियर। अब इसका मतलब क्या, कि अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें, मतलब जहां पे जो है ब्रिटिशर राज करते थे, और अगर हम राजघराने की बात करें तो राजघराने से सदस्य तो मनोनीत होके आ रहे हैं, जबकि ब्रिटिश इंडिया से क्या हो रहे हैं, लोग चुन के आ रहे हैं। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी वो पार्शियली क्या थी, नॉमिनेटेड थी, और पार्शियली क्या थी, इलेक्टेड थी। से यस और नो। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका नेचर क्या था, इट वाज द मिक्सचर ऑफ पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। पार्शियली नॉमिनेटेड क्यों थी, क्योंकि भैया राजघराने वाले नॉमिनेटेड होकर आए थे। पार्शियली इलेक्टेड क्यों थी, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया थे वहां पे लोगों को चुनना था। याद आ गया। क्लियर। अब देखो, और जो वोटिंग करने वाली जनता होगी वो वोट कहां से करेगी, तो वो जो वोट होगा वो होगा प्रोविंशियल असेंबली से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा गया है। एक बार सेंटेंस पढ़ लो, मोरेवर द मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। बहुत अच्छी तरीके से याद रखना इसको। ये यूपीएससी ने 2017-18 में भी पूछा था प्रीलिम्स में, और यूपी पीसीएस तो बहुत बार पूछता ही पूछता है। क्लियर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगली चीज देखते हैं। अब भैया चुनाव हो गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो गई, बन गई है। अब इसने कैसे काम किया, तो ये भी क्या है, अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम यहां पे देखें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी पहली मीटिंग कब करी थी, तो पहली मीटिंग इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को करी थी। फेवरेट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का बार बार पूछते हैं। और उस समय जो है 211 जो है मेंबर्स ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने से साफ मना कर दिया था और इसका बॉयकॉट कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो सेपरेट पाकिस्तान की मांग करते थे। कल को क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग के इतने सदस्य, तुरंत काट देना, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बॉयकॉट कर दिया था। अब जब ये असेंबली पहली बार बैठी तो हर असेंबली में एक अध्यक्ष चुना जाता है जो सारे क्या करता है, कार्यकलाप करवाता है। तो उस समय टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए। कौन चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए टेम्पररी प्रेसिडेंट। और इनकी मैं आपको पिक्स दिखा दे रहा हूं, ये है इंटरिम या टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो पहली बार 9 दिसंबर को ये बैठे थे तो उन्होंने इन्हीं को चुना था। क्लियर। लेकिन ये क्या थे, टेम्पररी थे, अस्थाई थे।
याद रहना इनका नाम। फिर उसके बाद 2 दिन बाद, 9 के बाद कितनी 2 दिन होते हैं, 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, परमानेंटली क्या चुन लिया गया, प्रेसिडेंट चुन लिया गया, और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया आपके किसको, H.C. मुखर्जी साहब को। ये है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये है कौन, H.C. मुखर्जी साहब। याद हो जाएगा, पिक्टोग्राफिक मेमोरी से आपके दिमाग में रहेगा। याद रखना, अगर अस्थाई पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा ही आना चाहिए, और जब स्थाई पूछे तो राजेंद्र प्रसाद ही आना चाहिए, और अगर पूछे वाइस प्रेसिडेंट तो कौन बोलोगे आप, H.C. मुखर्जी ही बोलोगे। यहां तक सबको क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, अडॉप्ट किया था, और इसमें संविधान की फिलॉसफी या आइडियोलॉजी के बारे में क्या था, हमें जो है पता चलता है। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब लाया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद जो है ये क्या करता है, फंडामेंटल और फिलॉसफी बताता है हमारे संविधान की, और ये पेश किया था 13 दिसंबर को, और ये पास कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। हाईली इंपॉर्टेंट डेट। जो जो चीजें मैं आपको स्लाइड में बता रहा हूं वो क्या है, हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताओ। अब देखो, जब ये असेंबली, कौन सी, संविधान निर्माण करने वाली असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब भी ये संविधान बनाने वाली बॉडी की तरह बैठती थी तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब ये लेजिस्लेटिव तरीके से बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जीबी मावलंकर करते थे। याद हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद और जीबी मावलंकर। ये पूछा जाता है कौन अध्यक्षता करता था। जब संविधान बनाने की बात करेंगे तो ये साहब आएंगे, और जब लेजिस्लेटिव की बात करेंगे तो ये साहब आएंगे। अब अदर फंक्शन क्या थे, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि कब हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा था, कब हमने एंथम अडॉप्ट करा था, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया था, क्लियर, और जो है कॉमनवेल्थ की जो है मेंबरशिप कब हमने रेटिफाइड करी थी। तो इसको आप याद करोगे, ये रटने वाली चीज़ है। अब इसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको 2 साल कितने, 11 महीने 18 दिन टोटल लगे थे हमारे संविधान को बनाने में। कितना लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, क्लियर। और टोटल कितने सेशन लिए थे उन्होंने, 11 सेशन लिए थे। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आ रखा है। यहाँ पे अब ये पार्ट 1 खत्म करते हैं। अब इसके पार्ट 2 में देखेंगे हम कौन कौन सी क्या थी, कमेटीज थी जिन पे से क्वेश्चन आता था, क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको प्लस में मेरे पूरे कोर्स से जुड़ना है तो आपको MKS लाइव रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे MKS लाइव जैसे रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे, रेफरल कोड अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है और सीधे आप मेरी क्लास से जुड़ भी जाओगे। यहाँ पे मैं क्या है, मेरा क्या है, 2020 का कंप्लीट कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स का, जिसमें सारी चीज़ें मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बस आपको रेफरल कोड क्या यूज करना पड़ेगा, MKS LIV यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हो, पेपर 1 GS का, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ये चारों चीज़ मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। और अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो ये भी मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। तो पूरा प्रीलिम्स पूरा का मतलब कंप्लीट प्रीलिम्स मेरे ही द्वारा, सारे के सारे जितने भी 9-10 चीज़ें होती हैं सबकी सब चीज़ मैं ही पढ़ाऊँगा, पूरा मेंस और पूरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो आप जो है प्लस में मेरी क्लास से जुड़ सकते हो। MKS लाइव आपको रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। 12 महीने के लिए जुड़ जाओगे, इतनी सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी और सिलेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्लियर। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं हम इसके दूसरे वीडियो में। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।